नमस्कार सर, मेरा नाम निधि है। पिछले 27 साल में मनमोहन सिंह अटल जी ने काफ़ी ट्राई करा टू पास दिस बिल, बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि लाइक ये बिल पास हुआ तो विपक्ष वगैरह सब एक साथ आ गए। तो आप ये बताएंगे ऐसा क्या हुआ? मेरे और सवाल हैं आपसे। आपको क्या पहले एक का जवाब ले लें, तब तक दूसरा सोच लो। कोई बात नहीं, अरे हम लोग भूल जाते हैं बोलते बोलते, कोई बात नहीं जी। ठीक है, वो ही पूछ रहे हैं कि भाई इस पर हमने पहले बात की थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी लोग साथ में क्यों आ गए, क्या मजबूरी रही होगी। ठीक है, वो बहुत से लोग और जुड़े होंगे, हर्षवर्धन जवाब दे दें इसका। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि किसी मुद्दे पर आप वहां उस स्थिति में पहुंचा दिए जाएं कि अगर विरोध होगा तो उसके विरोधी दिखेंगे, यानी वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो भला आप लोगों का विरोधी कौन होना चाहेगा? तो इसीलिए विपक्ष साथ में चला है। और आपको पूछना, पूछिए। छोटा रखिए सवाल ताकि ज्यादा ले सके। पूरी नमस्कार सर, मेरा नाम छवि है। मेरे को आपसे बहुत जनरल सवाल पूछना है। जैसे ये स्टेट्स होती हैं, हरियाणा, राजस्थान और बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ की वुमेंस को जल्दी से जॉब्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं किया जाता। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, वो वुमेंस ये कोटा, ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, इसको यूज़ कैसे करेंगी जब उनकी, इस पर आपका क्या कमबैक रहता है? नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक दिन हरियाणा निकल जाइए, एक दिन यूपी निकल जाइए, तो आपके अगल बगल है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। कई बार लगता है, हमें एक धारणा बन जाती है कि दिल्ली मुंबई में रहने वाली महिलाएं, जो वहां भी महिलाएं हैं, वो भी उसी तरह से अपना हिस्सा मांगती हैं। और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो आएंगी, वहां आने वाली महिलाओं के लिए वो अपने हक के लिए तैयार खड़ी हैं। पार्टियों को मन बनाना है। पूछो। सर नमस्कार, मेरा नाम वंश धावन है और मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। हमने इन 10 सालों में देखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी और प्रेस सिचुएशन डिटीरिएट की है। इंडिया की रैंक डिटीरिएट की है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, चाहे वो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल पीस इंडेक्स हो, और बहुत सारे और भी इंडेक्सेस हैं जैसे हंगर इंडेक्स और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो बीजेपी इस तरह प्रोजेक्ट करती है कि वो विश्व गुरु की जैसी इमेज। विजय जी आप मानते हैं हंगर इंडेक्स का ही चर्चा कर लेते हैं। हंगर इंडेक्स में आप समझते हैं कि पाकिस्तान से हम खराब हालत में हैं? हंगर इंडेक्स तो बताता है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान से खराब है। तो उस इंडेक्स को छोड़िए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पिछले 10 साल में जितने चुनाव हुए, उसमें आज की तारीख में 29 राज्यों में 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाकी राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये किस वजह से बनी? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अगर डेमोक्रेसी में गड़बड़ होती, तो फिर तो सारी की सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। नहीं हुई ना, हर बार बदल रही है सरकारें। लोग जो है विधानसभा में भी बदल रहे हैं, लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बदल रहे हैं, और एमसीडी में भी। दिल्ली में आप देखिए कि एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी आ गई है, अलग अलग जगह पर आ गई है। तो ये एक परसेप्शन बनाने की बात है, लेकिन आप सच में देखिए। और जब ईवीएम की बार बार चर्चा होती है तो ये होता है कि जब आप हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, और जब सरकार बना लेते हैं तब ईवीएम की चर्चा नहीं होती। पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम रागिनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2010 में 6 बार ये महिला आरक्षण का बिल पास करने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने इसे पूरा नहीं होने दिया। तो उसके बाद दोबारा प्रयास क्यों नहीं किए गए इसे पास करने के लिए? वाजपेयी जी क्यों नहीं पास करा पाए थे? उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अगर बता सके कोई आप में से? समीर जी बता दें। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में यह बिल लेके आए थे, 99 में लेके आए, 2002 में लेके आए। लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार थी, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था, इसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी इस बिल को पास नहीं करा पाए। और यही कांग्रेस के साथ भी हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो लोकसभा में बिल पास नहीं करवा पाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति का भी यह परिणाम है कि वह इस बिल को लेके आए और उन्होंने इसको पास करवाया। सर मेरा सवाल विजय जी से है। जब आपने कहा था कि बीजेपी की एक इमेज बनी है कि वो हिंदुओं के मेजॉरिटी वोट्स हैं, हिंदुस्तान एक हिंदू बहुमत देश है, तो जो पार्टी पावर में, जाहिर सी बात है उनका हिंदुओं के सबसे ज़्यादा वोट होंगे ही। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा उनको 67% मुस्लिम्स ने सपोर्ट करा सोनिया गांधी जी को, तो उससे कांग्रेस की इमेज खराब नहीं हो रही कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल खराब हो रही है। और उसी पॉलिटिकल पैराडाइम, आपको ध्यान है पिछले 10 साल में क्या हुआ है? हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है। पॉलिटिकल पैराडाइम पहले था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करके आप सरकारें बना सकते हैं 20% 30% वोट पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। और आज जो पार्टियां माइनॉरिटी अपीजमेंट पर काम कर रही थी, वो उससे दूर रहकर काम कर रही है, तो उसका इमेज का उनको नुकसान हुआ था। मैं यही बात कर रहा हूँ कि किसी एक धर्म के साथ जुड़कर इमेज बनाना
और पार्टी भले ही बना ले, सरकारों की इमेज उस तरह से नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना ही पड़ा है। माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो इमेज उस पर लगी हुई थी, मोहर लगी हुई थी, उसी का नुकसान उनको उठाना पड़ा। नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष है। मेरा ये आपसे ये सवाल है कि भारत में कई दशकों से चलते आए पेट्रियार्की सिस्टम, पितृसत्ता का हल आरक्षण है या शिक्षा, इस पे आप प्रकाश डालिए। पेट्रियार्की का हल क्या है हमारे देश के अंदर? शिक्षा या आरक्षण? हर्षवर्धन जी, शिक्षा या आरक्षण? मुझे लगता है कि आरक्षण कभी किसी चीज का समाधान नहीं होता है, शिक्षा ही हल है। लेकिन कई बार शिक्षित होने के बाद भी जब हम वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। आप खुद सोचकर देखिए ना, कई बार हमें लगता है कि अरे वो महिला है तो वो क्या करेगी। हम सड़क पर कार चलाते हुए देखते हैं तो हम लोग के मुंह से भी निकल जाता है कोई गड़बड़ चला, अरे लड़की चला रही क्या। हमारी मानसिकता गड़बड़ है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक करने का टूल है। मेरा यह मानना है कि अंत में शिक्षा ही प्रिवेल करेगी और आरक्षण से आगे हम बढ़ पाएंगे। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम गगन है। मेरा क्वेश्चन आपसे G20 समिट के बारे में है। जब G20 समिट हो रहा था, मोदी जी ने दिल्ली को बहुत सही से सजाया, ठीक है। उसके बाद जो स्लम एरियाज थे उन्होंने उसको ढक दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पुअर पीपल थे उन्हें ये बोला गया कि आप 2 दिन के लिए कहीं भी चले जाइए, हमें नहीं पता। उसका आप पे क्या है ओपिनियन? क्या ऐसा हुआ था? और इनके सवाल का जवाब दे दे। नहीं, वो तो सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे अभियान चलते हैं और उन अभियानों के मार्फत ऐसा होता है। ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस लुटियंस डेली में कुछ प्रतिबंध भी थे, तो उस लुटियंस डेली में ऐसे इलाके आपको कहाँ दिखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपके घर पे आए, अपने व्यवहार में देख लो, तो आप क्या दिखाते हो? अपने घर की फटी हुई चीज़ दिखाओगे या चाहोगे कि जो अच्छी तस्वीर है वही दिखे? और उसके पीछे वजह क्या रहती है कि आपको दुनिया के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं सिर्फ उनको नहीं बताना होता है, उन देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको भी बताना होता है कि हमारे यहाँ आओ, पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि हम अपने यहाँ की गरीबी को दूर कर सकें। तो वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था ऐसे इवेंट को। घर पे मेहमान होते हैं तो नया चद्दर ही निकालते होगे ना। हाँ? मेरा नाम बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए। मेरा नाम मानसी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा एक ही चेहरे को क्यों लेके आती है? वो कितनी बार से हारे हैं, वो नए चेहरे को क्यों नहीं लेके आती? और किसको लेके आए बताइए? सर, न्यू यूथ नहीं है जो उसको नए लेके आ आपको सके। कोई और चेहरा दिखाई देता है कांग्रेस में? आ सकते हैं और भी कोई आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का ही चेहरा लेके क्यों आती है? विजय जी जवाब देंगे। विजय जी जवाब देंगे। पार्टी के पास उनका पार्टी ऐसा समझती है कि उनके पास सबसे बड़ा चेहरा वही है। और कांग्रेस में इसी बात का नुकसान उठाना पड़ा कि डिनेस्टी को लेकर बार बार बात होती रही कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस के रेफरेंस में, उसमें ज़्यादातर बार कांग्रेस को हार का। जल्दी से जोड़ूं, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस लड़की का सवाल है कि जो लोग विकल्प देखना चाहते हैं वो भी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, इतनी इजाजत दे रहा है। माफी चाहता हूँ, माइक तो आप तक पहुंच गया लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन चलिए जल्दी से पूछिए। नमस्कार सर, जैसे कि अभी हमने आंकड़े देखे, मेरा नाम निवेदिता है। हमने देखा कि 52% महिलाएं वोट करती हैं। तो ऐसा कोई भी सरकार सत्ता में आने के लिए क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको मिले? 52% तो बहुत ज्यादा है इस देश के इतिहास को अगर ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएगी। और ये हिस्सेदारी का ही नतीजा है कि जितनी महिलाओं की हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है, उससे नॉट अबाउट ओनली महिलाएं। ऐसा क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको ही मिले? वो तानाशाही हो जाएगी, फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, आज समय इतना ही था। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, आपके लिए। आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।